नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर किए जाने वाले दावे को बेकार बताया है। रिजिजू ने कहा है कि प्रदेश पर चीन का दावा करना कोई नई बात नहीं है और लोगों को इससे डरने की भी जरूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की ओर से फिर दावा किए जाने के जवाब में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न अंग है। हमारा रुख स्पष्ट है और हम राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिजिजू ने कहा है कि चीन के दावे में कोई नयापन नहीं है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया चीन यात्रा के दौरान नत्थी वीजा और सीमा मसले को भी उठाया था। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाए। रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ है और उन्हें किसी भी बयान की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। There's nothing new in the what China has stated. There's nothing new, and we are committed to protect our territorial integrity with all sincerity and effort. So there's no change in the position. But Prime Minister has raised the staple visa issue and border issue during his visit to China. So here now, when I am with my people of Arunachal Pradesh, I must tell our people not to worry about our situation because of a statement from elsewhere will not change the reality on the ground. वहीं रिजिजू ने राज्य को दिए जाने वाले फंड और योजनाओं पर भी केंद्र सरकार का रुख साफ किया और कहा कि अगर राज्य सरकार की तरफ से फिस्कल मिसमैनेजमेंट होता है तो ये राज्य सरकार की गलती है, ना कि केंद्र सरकार की। एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होता है, सेंट्रल डायरेक्टली फंडिंग करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजटरी एलोकेशन जो होता है, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस टू द स्टेट विच इज द शेयर ऑफ द स्टेट जो देता है, दैट इज अ प्लान बजट। उस प्लान में स्टेट का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। द फिस्कल मिसमैनेजमेंट इन द स्टेट is the state's domain. If central government do not fund the central sponsored schemes, then central government should be blamed. These two are totally different to each other. बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से ये प्रतिक्रिया चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के उस बयान के बाद आई है जिसमें सोमवार को उन्होंने अरुणाचल पर बीजिंग के दावे को दोहराया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टिप्पणी पर हुआ ने कहा था, चीन की सरकार मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देती है। सोमवार को ईटानगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद के पद से हटाई गई हिगियो अरुनी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि वो अभी भी ईटानगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद हैं। बुधवार को अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिगियो अरुनी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो अभी भी ईटानगर नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद पर कायम है। अरुनी का कहना है कि ये सरासर झूठ है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्हें मुख्य पार्षद के पद से हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक उनसे इस्तीफा तक नहीं मांगा गया है, इसलिए वो अभी भी ईटानगर नगर परिषद की मुख्य पार्षद है। कुछ स्पेशल सेशन बुलाया गया था हमारा जो CMO ने, तो स्पेशल सेशन में यही डिस्कस करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन रहना है ना नहीं रहना है, चलाना है ना नहीं चलाना है, यही हम लोग बात किया गया था। तो वहाँ पे लोग अभी बोल रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन होने के लिए सवाल ही नहीं, क्योंकि हम लोग वोटिंग नहीं किया, वोट ही नहीं दिया। हमारा इसका ऊपर में जो हमारा रूल्स है, म्युनिसिपल का कुछ रूल्स है, एक्ट है, तो उसका हिसाब से वोट नहीं दिया। सीक्रेट बैलेट वोट का हिसाब से मेंटेन करना ऐसा नहीं किया। तो इसलिए मैंने ये हमारा हाई कमान जो हमारा पार्टी का हाई कमान है, तो अभी तक मुझे तो रेजिग्नेशन देने के तक भी नहीं बोल रहा है, तो स्टिल आई एम ए चीफ काउंसलर। हिगियो अरुनी का ये कहना है कि कुछ लोग उनके खिलाफ गंदी राजनीति कर रहे हैं और उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और उनका कोई आधार नहीं है। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो लोग हैं और ये लोग जानबूझ करके वेल प्लान पहले से प्लानिंग करके रख के ये जो झूठ-मूठ माने रॉन्ग एलिगेशन दे रहा है। इट इज़ बेसलेस एंड रॉन्ग एलिगेशन।
बता दें कि सोमवार को ऐसी खबर आई थी कि ईटानगर नगर परिषद के सदस्यों ने मुख्य पार्षद हीग्यो अरुणी पर फंड की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। गुड़गांव के नाथूपुर डीएलएफ फेज 3 में दार्जिलिंग के 3 लड़कों की पिटाई का मामला सामने आने के बाद दिल्ली एनसीआर में रह रहे गोरखा समुदाय के लोगों में दहशत का माहौल है। गोरखा युद्ध संगठनों ने इन मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय फोरम के गठन को जरूरी बताया है। आपको गुड़गांव के नाथूपुर डीएलएफ फेज 3 का वो केस याद होगा, जहां मकान मालिक और स्थानीय लोगों द्वारा दार्जिलिंग के 3 लड़कों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। इस मामले के बाद गोरखा समुदाय द्वारा सुरक्षा की मांग उठने लगी थी, लेकिन ये मांग तब और तेज हो गई जब तीनों लड़कों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ एएसआई शीतल दास ने गोरखा और नॉर्थ ईस्ट की युवती पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। पुलिसकर्मी द्वारा नॉर्थ ईस्ट और गोरखा समुदाय के लोगों पर की गई टिप्पणी के बाद से ही इन लोगों में गुस्सा बना हुआ है। इस मामले पर गोरखा यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर, अरनोवा जैसे कई यूथ संगठनों ने चिंता जताई है और गोरखा समुदाय के लोगों के वेलफेयर के लिए अपनी राय व्यक्त की है। गोरखा यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य राजन छेत्री का कहना है कि गोरखा समुदाय के लिए भी एक आम लोगों वाला एक केंद्रीय फोरम होना चाहिए जो इनके हक की आवाज उठा सके। तीनों लड़कों के पिटाई वाले मामले का जिक्र करते हुए छेत्री ने जानकारी दी कि उनके संगठन ने तोरा से सांसद पीए संगमा को इस केस में हस्तक्षेप के लिए एक मेमोरेंडम सौंपा है। बता दें कि इस मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इन लोगों ने अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला से भी मुलाकात की है। Well, with the Gurgaon case, we've been following up closely on this. So we got to know that 5 have been arrested for this, and the ASI. I think they have caught it. We're not confirmed yet, so we will identify that. So that's about the case which is happening, and just to make sure that the pressure is built on, we've come to PA Sangma's book release. So we will make sure that we have a certain set of memorandums which is signed by every organization. We have our Hope in Humanity, Hornbill Express, Gorkha students. So we want to make sure that all this memorandum goes to every person concerned. We would like to give it to the Dr. Nazma Heeptullah, who is the Minister of Minority Affairs. We'd like to give it to PA Sangma. If possible, would like to give the detail to Ms. Linda, who is the Northeast head of BJP as well. So at the end of the day, all we want, with this incident, we've realized one thing, that we are kind of scattered all over. So we have taken an initiative to form an all India level for Gorkhas, specific non-political organization which will speak for the common Gorkhas and will be a strong voice, and that's what we hope. वहीं राजन छेत्री ने बेसबरुआ समिति की सिफारिशों को जमीनी स्तर पर लागू करने की बात पर बल दिया है ताकि इससे लोगों में जागरूकता बढ़े और ऐसे मामलों में कमी आए। It should start from the ground level. The NCERT book should have, as the way we know Chennai, the way we know Bangalore, we didn't get to know out of a sudden. We read in books. Similarly, NCERT books, as per the Besborough committee demand, it has to be the books has to be about Northeast, publish about Northeast heroes. The departments from here should go back to the Northeast, stay for some couple of months, so at least they know what is Northeast, who are the people, what they do. So it's got to be a learning for all. People should learn. They should educate themselves. That's what I can say. And as I said, books, the government has to be strict about it. There should be specific. The Besborough committee was one specific thing which is a blessing for us. We have 48 Delhi Police Northeast representatives who are the voice of the Northeast. So slowly, steadily things are happening, but yet many things are to be done, because the third day, there was an instance, and again you're saying the quoting me an instance of Mahipalpur. I have one more incidence of where a lady, a Gorkha lady, was literally, very bad languages used, and I can give you money, and all that type of abusive things, which just recently happened, and an FIR has been launched in Sector 29 Gurgaon as well. So there should be an end to this. It's too much now. ईटानगर मार्केट का व्यापारी समुदाय ईटानगर नगर परिषद द्वारा वसूले जाने वाले सिविक चार्ज से काफी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि सिविक चार्ज देने के बाद भी मार्केट एरिया की साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा। 2013 में ईटानगर की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल की स्थापना की गई थी, लेकिन आज 1 साल बाद भी ईटानगर मार्केट का व्यापार समुदाय साफ सफाई को लेकर काफी परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि इलाके में साफ सफाई के नाम पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल दोनों ही सिविक चार्ज वसूलते हैं, लेकिन जगह जगह पर पड़ा कूड़ा ही सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। सड़कों पर पड़ी गंदगी से आसपास से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है।
इस मामले पर जब एम्पावर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और मार्केट अफेयर्स इंचार्ज तारा नाचुंग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सिविक चार्ज वसूलने का कानूनी अधिकार सिर्फ ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल के पास है और इस संबंध में काउंसिल द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। नाचुंग ने ये भी बताया है कि अप्रैल में ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को व्यापार समुदाय से सिविक चार्ज न वसूलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन एसोसिएशन द्वारा कोई जवाब नहीं आया था। जब म्युनिसिपल जो ULB हो गया, म्युनिसिपल का जो काउंसिल जो इलेक्शन हो गया और आज जो है म्युनिसिपल का जो है एक्ट जो है बोलता है उसका सिविक चार्जेस लेने का ये है मेन जो है म्युनिसिपल काउंसिल का लोग है। तो उन लोगों को भी हमारा लिखित का रूप में भी हम लोग ने ये सर्कुलर दिया, आज से आप लोग मार्केट बिजनेस कमेटी से कोई 1 रुपया ठंडा नहीं होता ना, महीना का जो है रुपया जो कलेक्शन होता था वो बैन करने के लिए हम लोग साइड से भी नोटिस जारी किया है। मैं मार्केट EPS का इंचार्ज होने का नाते मैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में वो काफ़ी कॉरस्पॉन्डिंग हुआ और हमारे APMC के साथ में भी पेपर हमने ये किया, कॉरस्पॉन्डिंग किया। और रिसेंटली मेरे मार्केट वेलफेयर ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को मैंने एक ये नोट भेजा है, ये इसे भेजा है कि मैं अगर ये ईटानगर मार्केट वेलफेयर कमेटी अगर आप रिस्पॉन्सिबल बनता है, गार्बेज जो है जितना भी गार्बेज कलेक्शन है उधर में जो ये करता है गार्बेज जो ये डंप होकर बेचता है, तो अगर आप रिस्पॉन्सिबल लेता है तो IMC उधर में IMC का जो ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल का जो TNP है गाड़ी वगैरह को हम लोग प्रोवाइड नहीं ये करेंगे। अगर आप विदिन इसका 10 दिन का अंदर में अगर ये नहीं करता है, रिप्लाई लेटर नहीं देता है, तो हम लोग गाड़ी भी बंद करने जा रहा है। ये मैंने उन लोगों को नोटिस दिया। ये युमला माचुंग को दिया है ये आपका फरवरी महीना में। फरवरी में महीना में देने के बाद युमला माचुंग का साइड से हमें कुछ खबर नहीं मिला, लेकिन उनका जो महासचिव बिली बासंग जो जनरल सेक्रेटरी है वो हमारा ऑफिस में आया और मैंने जो ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल का जो एक्टिविटीज़ है उनका रोल है काफ़ी मैं समझाया और वो भी पॉजिटिव नोट लेकर चला गया। उसके बाद में हमारा आज तक ये कुछ क्राउड फंडिंग नहीं हुआ। आज मैं सैनिटेशन का इंचार्ज हूँ, मार्केट अफेयर्स का इंचार्ज हूँ। कल हो सकता है मैं इस टेबल में नहीं भी भेज सकता है, लेकिन हमारा एफिल है ईटानगर मार्केट वेलफेयर कमेटी, नाहरलगुन बाजार वेलफेयर कमेटी, न्यू दिल्ली बाजार वेलफेयर कमेटी और बांद्रादेवा बाजार वेलफेयर कमेटी को मेरा एफिल है। IMC को साथ दे और IMC को कोऑपरेशन दे ताकि हमारा जो गार्बेजेस है वो हमारा कैपिटल जो है सुंदरता है। तो यही मेरा उन सभी से मेरा एफिल है। लोंगडिंग जिला स्टूडेंट यूनियन ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रमेश नेगी को जिले की दयनीय हालत और लोगों को हो रही परेशानियों से रूबरू करवाया है। यूनियन ने राज्य सरकार के समक्ष 4 शिकायतें रखते हुए सुधार का आग्रह किया है। लोंगडिंग जिले के लोग जिले की दयनीय हालत और सड़कों की बदहाली से इतने परेशान हो गए हैं कि अब उनके पास राज्य सरकार के पास गुहार लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अरुणाचल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोंगडिंग जिला स्टूडेंट यूनियन ने बताया है कि कई जगह गुहार लगाने के बाद जब कोई कदम नहीं उठाया गया तो उन्होंने राज्य सरकार के समक्ष आने का फैसला किया है। यूनियन ने मुख्य सचिव के समक्ष 4 शिकायतें रखी हैं, जिसमें लोगों के सामने आ रही परेशानियों और सड़कों की खराब हालत की बात कही गई है। लोंगडिंग जिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष मानलेम वांगसू ने बताया कि मेमोरेंडम में पहला मुद्दा लोंगडिंग बिमलापुर रोड का रखा गया है। उनका कहना है कि ये सड़क लोंगडिंग जिले की लाइफलाइन है और इसकी हालत इतनी खस्ता है कि उसे तुरंत मरम्मत की जरूरत है। वहीं दूसरा मुद्दा भी सड़क से ही जुड़ा है। इसमें लोंगडिंग से खोंसा सड़क की बात की गई है, जहां ट्रांस हाईवे के चल रहे काम की वजह से परेशानियां आ रही हैं। फर्स्ट पॉइंट, pitiable कंडीशन ऑफ लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, लोंगडिंग कन्वरी बिमलापुर रोड। लोंगडिंग कन्वरी जो रास्ता है ये लाइफलाइन कहा जाता है हम लोग का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो इसी से हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन PDS हो चाहे मेडिकल केस में जो भी मतलब असम नियर बाई हम लोग इसी से आना जाना होता है। तो रेनी सीजन में फ्रिक्वेंटली इकोनॉमिक ब्लॉकेज होते रहता है।
तो इसमें आदमी कोई पेशेंट हो गया केस इमरजेंसी में नहीं पहुंच पाता है, और पीडीएस आइटम हम लोग को समय में नहीं पहुंचता है, तो इसका वजह से फिर प्राइस हाइक होता है और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है ये नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग कई बार प्रेस में भी दिया और इसको हम लोग इस इशू को लेके चक्का भी बंद किया, और गवर्नमेंट वहाँ में लोकली हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कई बार ये दरवाज़ा खटखटाया है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो फिर भी जो है नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट है अरुणाचल ट्रांस हाईवे रोड फ्रॉम लोंगडिंग टू खोंसा वाया तीसा टाउन। तो ये ओल्डेस्ट ये रोड है, इसी से पहले आना जाना होता था, तो अभी ट्रांस हाईवे उसमें बढ़ता है। तो जेकेएम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बोल के उन लोग ने टेंडर लिया, उन लोग काम कर रहा था, शुरुआत में ठीक ही चल रहा था, बीच में अभी टोटली रुक गया। कंपनी आदमी भी नहीं है, कहाँ फरार हो गया पता नहीं। तो इन लोग का अभी और ये रास्ता आना जाना भी मुश्किल है, वहाँ से व्हीकल पास नहीं हो रहा है ड्यू टू मैंने ये एकदम पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रोड। तो वो उस समय से मैंने जो इतना पैकेज अरुणाचल ट्रांस हाईवे के लिए पैसा तो लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस में ड्रॉ किया है, तो उसके बाद जो है अभी काम नहीं रुक गया। तो हम लोग को वही जानना चाहेगा कि उन लोग का ऊपर क्यों एक्शन नहीं ले गया गवर्नमेंट। मेमोरेंडम में तीसरा मुद्दा स्कूलों में शिक्षकों की कमी का उठाया गया है। वांगचू का कहना है कि शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। पुअर फंक्शन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम लोग का जो नया डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी होने के बाद या उससे पहले हम लोग का तो स्कूल एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही पुअर है। टीचर्स अभी जो सीनियर टीचर्स रेगुलर टीचर्स था वो लोग जो है रिटायर होके चला गया, सपोज ट्रांसफ़र में चला गया, फिर उसके रिलीवर नहीं आता है, इसलिए टीचर्स बहुत ही शॉर्टेज हैं एवरी मैंने स्कूल्स प्राइमरी से लेके हाई सेकेंडरी तक। तो ऐसे टीचर्स से अभी क्लासेस मैंने स्कूल रनिंग हो रहा है। वहीं मेमोरेंडम में चौथा और आखिरी मुद्दा अपर्याप्त बिजली का है। वांगचू ने बताया है कि जिले में अपर्याप्त बिजली की वजह से भी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में नामरूप से वाया कन्वरी होके थर्मल स्टेशन नामरूप से वाटर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो डायरेक्ट लाइन जितना हम लोग के लिए लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए लाइन खींचा है वैसे डायरेक्ट लाइन नहीं है, बीच में टैपिंग होता है। मैंने कोई बस्ती में कोई मैंने हाउस होल्ड कंज्यूमर्स टाउन सब में सप्लाई देता है, तो उसका वजह से लोंगडिंग पहुँचते लो वोल्टेज हो जाता है। तो अभी लो वोल्टेज के कारण कुछ फंक्शन नहीं हो पाता है, ना ऑफिस अच्छा से रन होता है, ना घर में अच्छा से जल रहा है, कंप्यूटर चलना मुश्किल है। ऐसा बहुत ही मेरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्यूट क्राइसिस है। चारों मुद्दों को मुख्य सचिव के समक्ष रखने के बाद अब लोंगडिंग जिला स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष मानलेम वांगचू का कहना है कि अगर 1 महीने के अंदर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। इम्फाल में शुमांग लीला शांगलेन के पैलेस कंपाउंड में 3 दिनों से चल रही मालेम पाफाल आर्ट एग्जीबिशन का बुधवार को आखिरी दिन था। एग्जीबिशन के माध्यम से परंपरा, धर्म, संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिले। सोमवार से शुरू हुए मालेम पाफाल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन सिंह पोर्ट्रेट गैलरी और सिंह पब्लिसिटी ने किया था, जहां मुख्यमंत्री ओपरा मिबूबी सिंह ने एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। प्रदर्शन के माध्यम से मानव की उत्पत्ति से लेकर उसके धर्म, विश्वास, परंपरा और संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई दिए। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री ओईबोबी सिंह ने एग्जीबिशन के लिए ऑर्गेनाइजर्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके जरिए युवा पीढ़ी भी अपनी परंपराओं, संस्कृति से बेहतर ढंग से रूबरू हो पाएगी। इस दौरान सिंह ने राज्य में आर्ट गैलरी की स्थापना करने की बात कही ताकि लोगों को कला क्षेत्र के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके।
कार्यक्रम में मौजूद रहे पूर्व कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर एम नारा ने भी मुख्यमंत्री इबोबी सिंह से अनुरोध किया कि वो कला प्रेमियों के लिए एक आर्ट पॉलिसी तैयार करें। एग्जीबिशन में हिस्सा लेने आए आर्टिस्ट हाउबम सानातन में भी प्रदर्शनी को लेकर काफी उत्साह नजर आया। उन्होंने प्रदर्शनी में 700 से ज्यादा पेंटिंग लगाई थी। वहीं इस दौरान मणिपुर साहित्य परिषद के प्रेसिडेंट ने सानातन के कार्यों के लिए उनकी सराहना की। प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोग भी इस दौरान काफी खुश नजर आए। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।